राव साहब, वो पिछले दिनों बातें चल रही थी वो स्टारलिंक के हवाले से सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगी, क्योंकि समुद्री सतह पर हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कोई ना कोई, जैसा शार्क का जिक्र कर दिया नजम साकिब साहब ने, इस तरह का हमें कोई खबरें सुनने को मिलती हैं। तो वो एक चीज़ जहन में आई कि अगर वो सैटेलाइट के ज़रिए हो गई तो फिर किसी शाहीन की जद में आ जाए शायद। तो अभी दुनिया 6G में जा रही है, हमारा 4G नहीं चल रहा, कैसे हो पाएगा मुमकिन? देखिए, वो मिसल है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम 1G 2G से इतने परेशान हैं कि हम अक्सर इंटरनेट को बंद रखते हैं, तो हम स्टारलिंक पे कैसे जाएंगे? हमें तो यही वारा नहीं खा रहा। हम समझते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, वो शायद बहुत मुसीबत का शिकार हो गया और बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेट की स्पीड हो, वो वारा ही नहीं खाती हमें। तो फिर आप देख लें, आपका गवर्नेंस करना और बाकी चीज़ें, जो आपकी अप्रोच जब इस तरह से होगी, इतनी ऑर्थोडॉक्स होगी, और उसकी वजह से हुआ ये है कि 2008 शायद एक साल था जिसमें हम थोड़ा सा बेहतर हुए थे। उसके बाद से हम नीचे जा रहे हैं ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन में, दुनिया ऊपर जा रही है। ये लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये राव साहब, एक चीज ये भी बताइएगा कि ये कब से हमने ये फैसला किया चल था? रहे होते हैं, दुनिया किसी और तरफ, मगरब की तरफ जा रही होती है, हम मशरक की तरफ चल पड़ते हैं, और हम ये यकीन रखते हैं कि हम ही ठीक है, बाकी सारे गलत कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? स्पीड इंटरनेट की या बाकी चीज़ें, उनके बारे में तो सोच रहे हैं आप भूल जाए। ई गवर्नेंस का बुनियादी जो फंक्शन है वो है हुकूमत, जो गवर्नेंस है वो ज़रा फ़ाल किस्म की हो, हुकूमत को ज़्यादा फ़ाल बनाना और आवाम तक उसकी रसाई, काबिल रसाई करना और आसान बनाना आवाम के लिए सारे मामलात को, जितने भी हैं, बजाय इसके कि वो पटवारी के पास फ़र्द लेने गया है, उसने 4 चक्कर लगवाए हैं, फिर वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसके उसी काम में लग गए, फिर वो मिली, उसके बाद अगले प्रोसेस में गया, फिर इस तरह उसमें वक्त अलहदा ज़ाया होता है, आपके वसाइल अलहदा ज़ाया होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जितना आप इन्वॉल्व करते हैं उसमें 3-4 टीयर्स में, वो एक अलहदा आपका खर्चा है, हुकूमत के ऊपर जो बोझ बन रहा है। तो ये सारी जो बीच में से ह्यूमन एलिमेंट को माइनस करना और एफिशिएंट करना उसको, ताकि जो काम आपने 15 दिन में करना है, 5 मिनट वाला काम है आजकल जो 5 मिनट में हो सकता है, वो 15 दिन में क्यों करें? आप जाके नादरा की लाइन में लगें और सारा आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अपना शनाख्ती कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। इसी तरह पासपोर्ट का हो गया, इस तरह ये चीज़ें जैसे जैसे होती जा रही है उससे बेहतर। 2000 में हमने ये शुरू किया था, 2002 में डायरेक्टरेट बनी, 2003 में नादरा जो है आपका, समझ लेके आपका डिजिटल शनाख्ती कार्ड पे आप चले गए सारा। 2004 में इस्लामाबाद में ई पुलिस का प्रोजेक्ट शुरू किया गया डिजिटलाइजेशन का। अब एफिशिएंसी ये है इस्लामाबाद में जो हो सकती है, जो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। पूरा सेफ सिटी बनाया गया, कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड भी चेक करते हैं, जो गाड़ी भी आइडेंटिफाई करते हैं। एक गाड़ियों का और भी एक इसमें था प्रोजेक्ट के, गाड़ियों में हर नंबर प्लेट में ई चिप लग जाएगी, ई सिम जो है ना, आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी हो जाएगी, आप गुजर रहे हैं तो सारा। अब वो मैनुअल तो उन्होंने पुलिस वालों को दिया हुआ है, कोई गाड़ी वायलेट करती है उसका नंबर डाल के वो चेक करते हैं कि नंबर प्लेट सही लगी हुई है या नहीं लगी हुई। वो उस लेवल पर हम नहीं गए जो हमने प्लान किया था 2004 में। लेकिन हम स्पीड का कुछ नहीं कर रहे। सड़क पे वही मैनुअली गन लेके कभी कभी पुलिस वाले बैठ जाते हैं स्पीड चेक के लिए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे। क्राइम को करने के लिए हम नहीं कर रहे। जियो फेंसिंग जैसे होती है, बहुत ही कोई एक्सट्रीम किस्म के कोई प्रेशर आ जाए तो जियो फेंसिंग करके हम थोड़ा सा क्राइम पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत एफिशिएंटली आप कर सकते हैं। FBR के जैसे कस्टम का फेसलेस का जिक्र किया नजम साहब ने, ये प्राल सिस्टम में हमने किया था। लेकिन मसला ये है कि जब आप लोगों के छोड़ेंगे, लोगों पे छोड़ेंगे, तो वो फिर उसमें भी गड़बड़ करते हैं, उसमें भी हेरा फेरी करते हैं। आप अपने इलेक्शन का देख लें, जो आपके 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, क्या वो सारा डिजिटलाइज नहीं था? और वो कहते थे इंटरनेट हो ना हो ये फिर भी चलेगा, क्या क्या दावे किए गए, 70 करोड़ रुपया खर्च किया गया उस सिस्टम पे। तो क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? जब ह्यूमन एलिमेंट आप डालते हैं तो वो फिर उस सारी आपकी एफिशिएंसी का बेड़ागर्क कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। तो ह्यूमन एलिमेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे ममालिक में, चाइना के साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे। चाइना कहाँ का कहाँ पहुँच गया और हम अभी पिछली तरफ उल्टे कदमों चल रहे हैं, अभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म करने में आप कामयाब होंगे, करप्शन ख़त्म करने में कामयाब होंगे, वक्त के ज़िया को आप रोकेंगे, और बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करती है। आपकी एफिशिएंसी गवर्नमेंट की बढ़ेगी, उसके अखराजात कम होंगे उससे।
लोगों को सहूलत मिलेगी और अवाम हुकूमत से खुश होंगे कि वो घर बैठे बिठाए, जैसे मैं अगर अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, अपने बिल पे कर सकता हूँ, जो कि मैं लाइन में खड़े होकर करता था, तो मुझे बहुत राहत मिलती है जब मैं बैठा फ़ोन पे आराम से कर रहा होता हूँ। इसी तरह से ये सारे काम, जैसे मैंने शनाख्ती कार्ड का पासपोर्ट का, तो लोग खुश होंगे इससे, लोगों को बहुत रिलीफ इससे मिलता है। तो सहूलतकारी मैक्सिमम होनी चाहिए लोगों के लिए। बाकी आप अगर कुछ नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं दे सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, कम से कम इस मामले में तो करें। उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका भी पूरा डेवलप नहीं है। आपके यहाँ जो यानी बुनियादी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, उस लेवल की जी डिजिटलाइजेशन। ये फिर नीयत रेजिस्टेंस बहुत है, इतनी शदीद रेजिस्टेंस है कि मैं एपीपी में काम कर, छोटी सी बात करके खत्म करता हूँ। एपीपी में काम करता था, वहाँ वो डॉस बेस्ड सिस्टम था। जब विंडोज़ आई तो विंडो बेस्ड करना था। जब तक मैं वहाँ पे रहा 10 साल वो उसको विंडो बेस्ड नहीं कर सके। वो कहते नहीं जी हमें तो वो चलाना आता है, विंडो बेस्ड हम नहीं चेक करेंगे। अब मुझे पता नहीं हो गया कि नहीं हुआ। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मईशत पाकिस्तान की जो है वो उड़ान की तरफ बढ़ चुकी है और ये दावे हुकूमत कर रही है। अब अवाम सवाल ये पूछ रही है कि ये जो हुकूमती दावे हैं, ये इसके फ़वाइद अवाम को कब मिलेंगे, खुसूसी तौर पर जब एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है, तो दूसरी जानिब उधर ही वो एक और ख़बर भी सुनते या पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की ये हुकूमत रिकॉर्ड कर्जे भी ले रही है। तो वहाँ पर फिर वो आवाम घबरा जाती है कि ये कर्जे हमने वापस करने हैं, अपने टैक्स से और सूद समेत वापस करने हैं, तो फिर आखिर ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलेंगी। फिर बैरून मुल्क से 2024 में 3 अरब डॉलर की तस्सीलात ज़र पाकिस्तान आई हैं। एक आदादोशुमार हम देखते हैं कि लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ सामने आती है कि जो पाकिस्तान में अगर 10 रुपये पाकिस्तान में आने चाहिए थे, तो जिस तादाद के अंदर पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं उस तादाद में अब ये बढ़कर 18 हो जानी चाहिए। लेकिन अगर 12 और 13 इतनी भी तादाद आई है तो हुकूमत इस पर भी खुश है, बजाय कि वो 5-6 और भी कर सकती थी। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी उसका कोई असर पड़ा है मईशत की उस उड़ान पर? इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं। राव साहब, ये मईशत की उड़ान हुकूमती दावे हैं, 386 अरब का शॉर्टफॉल भी हमारे सामने है, ये कैसे कवर होगा इस तमाम तर दावों और इन बुनियादों के ऊपर? बात यह है कि ये डूब रहे होते हैं, बीच में अचानक थोड़ा सा सर बाहर निकलता है तो एक नारा लगा के फिर डूबना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। हमें बड़ी खुशी होगी, मुझे ज़ाती तौर पे भी जाहिर है सब लोग खुश होंगे, हुकूमत माशी महाज पे कामयाबियाँ हासिल करे। उड़ान सिर्फ नहीं बल्कि 50,000 फुट की बुलंदी पे उड़ना चाहिए, 80,000 फुट की बुलंदी पे उड़ना चाहिए मईशत को, क्योंकि पाकिस्तान बहुत भरपूर वसाइल वाला मुल्क है। ह्यूमन रिसोर्स से लेके, एग्रीकल्चर से लेके और ओवरऑल जो स्किल्ड लेबर हमारे पास है, जो स्किल्ड यूथ है हमारे पास, यूथ बल्ज है, उसमें हमें तो बहुत वाकई हमें उड़ान भरनी चाहिए थी और उड़ना चाहिए था। हम क्यों नहीं उड़ पा रहे? तो उसके लिए तो जाहिर है कोई ना कोई तो कसूरवार उसका है, और उसकी बुनियादी वजह जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ताज़ा तरीन, उसमें मैं बता देता हूँ हुकूमत की जो उड़ान है उसके हवाले से उनका क्या ख्याल है। वो कहते हैं जी मुसलसल जो है ना चैलेंजिंग है और मुश्किलात का शिकार रहेगी हुकूमत। माशी गिरावट का शदीद ख़तरा है और सियासी अदम इस्तेहकाम इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम मंगी ना होना, KP ख़ास तौर पे एक दूसरे के वो कह रहे हैं कि उल्ट सिमत में चल रहे हैं, और फिर जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है जिसमें गज़ा की वार है, यूक्रेन की है, एनर्जी हमारे एनर्जी सेक्टर का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है, पेट्रोलियम क्राइसिस की वजह से भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, IMF की जो शराइत हैं, उसके साथ ऑन ट्रैक रहना, उसके मुताबिक चलना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उसके मुताबिक नहीं चलते तो आप बहुत जल्दी यानी मुआशी गिरावट का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है और रैपिड का यूज़ किया। उन्होंने कहा तेज़ी से आप नीचे आएंगे अगर इन सारी चीज़ों से आप निकलते हैं। ADB की रिपोर्ट है, ADB कहती है कि जी आपकी जो खित्ते में सबसे कम है आपकी जो GDP है 2024 में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और 2025 में वो 0.4% ऊपर, 2004 है तो 2008 हो जाएगी। ठीक है। अफरात ज़र की शरह पे थोड़ा सा एक मुस्बत है कि 23.5 2024 में रही है, और आगे 2025 में इम्कान है कि एंड तक 15% तक आ सकती है।
लेकिन क्या 15% पे आने का मतलब ये है कि जो प्राइसेस चीज़ों की बड़ी हैं क्या वो भी नीचे आएंगी? अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो उनको भी नीचे आना चाहिए। तो अगर वो नीचे नहीं आती तो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होगा। अब बुनियादी सवाल इसमें यह है कि हम अगर उड़ान भी भर रहे हैं, हमारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात